कभी कभी पता है क्या होता है, कोई जगह श्रापित है, आप वहाँ गए, लोगों को झूठा और अपने आप को सच्चा और निडर साबित करने के चक्कर में वहाँ जाकर ऐसी शक्तियों को चैलेंज कर दिया जो अगर सामने आ गई तो उसके बाद क्या करना है आपको नेक्स्ट स्टेप पता ही नहीं। नमस्कार, जय भोले, हर हर महादेव। मेरा नाम नितिन है। ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पुरानी कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए हमारे साथ। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट कहीं भी मैसेज कर सकते हो। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हर किसी की कहानी को मैं सच मानकर अपलोड करता हूँ। अभी चैनल का इंट्रो बहुत सारी बातें कर दी, उसके बाद आकर कहानी सुनाता हूँ। हर हर महादेव। आज की कहानी राहुल की है। राहुल एक ऐसा व्यक्ति जो बचपन से बड़े होने तक अपने घर और गांव में ही रहा। घर पर इसके माता पिता थे जीवित जब तक इसकी दीदी की शादी हुई। उन दोनों की शादी हो जाने के बाद माँ बाप का ये सपना रह गया कि राहुल की भी शादी देख पाए, और उन्होंने दोनों ने आंखें बंद कर ली और साथ छोड़ दिया। उनके गुजर जाने के बाद ये घर अब घर नहीं लगता था। ये बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा। इस गांव में इसके चाचा, ताऊ, मौसी, बुआ सब रहते थे, बट माता पिता और बहनें और भाई, यही परिवार होता है। और एक कड़वी सच्चाई है ये, ठीक है। उन पर ये ना डिपेंड नहीं होना चाहता था। शुरुआत से अपने बहनों को, माता पिता को बोलता था कि सभी को, हम सबको शहर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। शहर में शिफ्ट हो जाना चाहिए क्योंकि शहर में बहुत सारे मतलब मौके हैं, आपको चांस मिलता है ग्रो करने का। मैं पढ़ा लिखा हूँ, दीदी पढ़ी लिखी है, अच्छा खासा हम जॉब करके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन माता पिता ने कहा कि देखो, हम यहाँ से जा नहीं पाएंगे। ये मिट्टी ही हमारे को जब तक जीवन है पसंद थी, और जाने के बाद भी हम यहीं के घाट में मुक्ति द्वार से बस ईश्वर के पास चले जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। ये लड़का अकेला रह गया। राहुल के साथ बस एक इसका बचपन का मित्र था, मनीष। मनीष बहुत बार रात में इसके लिए खाना लेकर आता था। मनीष की एक बड़ी दीदी थी, एक छोटा भाई था। वो घर से खाना भेजते थे। राहुल को 2-1 हफ्ते तक तो ठीक लगा। फिर उसके बाद, यार मनीष, मैं तेरे ऊपर, तेरे परिवार पे बोझ बन रहा हूँ। उसने कहा, बेकार की बातें मत कर, और मम्मी पापा ने साफ बोला है कि तू इस घर पे ताला लगा और घर आ जा। हमारे भाई हैं यार, हम दोस्त थोड़ी ना है। लेकिन इसे पता नहीं क्या मन में था, मैं ये घर छोड़कर बस शहर चला जाऊंगा। आज तेरे घर से ये आखिरी रोटी खा रहा हूं। इसने वास्तव में इस घर से कुछ सामान नहीं लिया, कुछ भी नहीं। शहर जाऊंगा, नौकरी करूंगा, पैसा कमाऊंगा, यही इसके दिमाग में था। और अच्छा खासा पढ़ा लिखा, जिस कॉलेज से ये पढ़ा है वहाँ पर इसने टॉप भी किया है। उम्मीद तो बहुत सारी थी कि यहाँ जॉब ऑफिस वाले या मतलब ये कॉलेज वाले दिलवा देंगे, बट हुआ नहीं ऐसा। जैसा चाहता था राहुल वैसा नहीं हुआ। होता क्या है कि ये जब शहर जा रहा था, मनीष के घर पर मिल कर गया। दीदी ने कहा कि देख, 1.5 साल में मेरी शादी होने वाली है, और तब तो आएगा, क्योंकि तू ये साफ बोल कर जा रहा है मैं इस गाँव में कभी कदम नहीं रखूँगा। उसने कहा, बिल्कुल दीदी, आपके शादी के ज़रूर समय में आऊँगा, और 1 महीने पहले आ जाऊँगा। बहुत सारे काम होते हैं घर में, वो सब कराऊँगा। बहुत खुश होकर गया। आंखों में आंसू थे जब स्टेशन पर मनीष इसे छोड़ने आया था। मनीष को राहुल ने एक बार फिर कहा कि जब मैं सेटल हो जाऊंगा तो मैं तुझे बुलाऊंगा, क्या तू आएगा? उसने कहा, यार मैं घर परिवार और गांव नहीं छोड़ सकता। जैसा तू था अपने परिवार के लिए, ऐसा मैं भी हूँ, मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे से गले मिला और वो चल दिया। शहर आया। शहर आने के बाद इसे अच्छे लोग मिलने शुरू हो गए। मंदिर आया, हनुमान जी के सामने आकर हाथ जोड़े और उम्मीद करी कि बाबा सब कुछ ठीक करेंगे, और बाबा ने सब कुछ ठीक किया। इस मंदिर में हनुमान जी के आगे आप एक पर्ची रख कर जाते थे, ऐसा यहाँ का मतलब मान्यता है। इसने भी ऐसे किया। हनुमान जी के सामने एक पर्ची लिखी कि बाबा बस आप हो, और मेरा परिवार अब बचा नहीं, कोई भी नहीं है मेरे पास। दीदी को और उनके परिवार को मुझसे कभी शिकायत ना हो, ऐसा मुझे बनाना, और मैं सक्षम हो पाऊँ दीदी को, जीजा जी को, उनके घर ससुराल को, सबको प्राउड हो कि हाँ उस लड़के ने कुछ करके दिखाया। ऐसा कहकर ये बाबा के घर से, मंदिर से बाहर आ गया। एक अच्छे इंसान से, एक अच्छे व्यक्ति से मुलाकात हुई।
और मुलाकात कैसे हुई कि जब ये बाहर आ रहा था और जूते पहन रहा था तो बाय मिस्टेक गलती से दोनों जूते एक से ही थे, तो एक पैर में तो अपना जूता पहन लिया और एक पैर में दूसरा वो जूता पहन रहा था। तो उस आदमी ने टोका, लड़के ने, इसकी सी उम्र का था, कि भाई साहब ऐसे तो ना आपका काम चलेगा ना मेरा, और दोनों की जोड़ी बिगड़ जाएगी। राहुल ने उसे देखा और कहा कि मैं आपको पहचानता हूँ। कह रहे पहचान तो अब हो जाएगी भाई, आप हमारा जूता पहन रहे हो, एक आपका है एक हमारा है। अरे सॉरी मैंने देखा नहीं। अब यहाँ से इनकी दोस्ती शुरू हुई। कहाँ जॉब करते हो, कहाँ रहते हो? राहुल ने बताया कि बस स्टेशन से उतर के सबसे पहला काम यही किया है मैंने। दोनों एक दूसरे को अब अपने बारे में बताने लग गए। उस व्यक्ति ने कहा कि आज हमारे ऑफिस में इंटरव्यूज़ वगैरह तो चल रहे हैं और शायद लास्ट डे है, ट्राई कर सकते हो। इसने ट्राई किया। कमाल की बात देखिए, पहले राउंड में ही ऑफिस में, कंपनी में सबको इसका व्यवहार और इसकी पढ़ाई रास आ गई, जॉब मिल गई। बहुत ज़्यादा खुश हुआ। अब उसके दोस्त ने कहा कि हम दोनों रूम भी शेयर कर सकते हैं, अगर तू चाहे तो आधे आधे पैसे दे देंगे। उसने कहा इससे अच्छा क्या होगा। दोनों ने रूम भी शेयर किया। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। इसे यहाँ नौकरी करते हुए तकरीबन 6-7 महीने हो गए थे। इनकी कंपनी के आगे ही एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसके अंदर अगर बाई चांस नौकरी लग जाती है तो आप कहीं से कहीं पहुंच जाओगे, बट वहाँ पर लगना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पैसे इसके पास नहीं है, ठीक है, घर से कुछ भी नहीं लाया है। जो ऑफिस से तनख्वाह मिल रही है बस वही जोड़ रहा है, और कभी दीदी के ससुराल चला गया मिठाई का डिब्बा लेकर, या कभी कहीं जाना पड़ गया तो उसी में कुछ पैसे लग जाते थे। राहुल मनीष को ये सारी बातें बताता रहता था कि भाई मेरी कंपनी में मेरे को इंसेंटिव मिला है, अप्रेजल हुआ है, अब मेरे 1200 रुपये बढ़ गए, ऐसे करके बताता रहता था। 6-7 महीने बाद इसने उस कंपनी में जाके इंटरव्यू दिया जो बड़ी कंपनी थी। उन्होंने देखिए जो उनका तरीका था, उसमें जो सबसे पहले आदमी बैठा था उसने इसका इंटरव्यू एक तरह से लिया और रिजेक्ट कर दिया। जब ये बाहर आ रहा था वहाँ पीएन ने बताया कि बहुत खाऊ किस्म का बाबू है ये, अगर आप इसे कुछ खिलाएंगे तभी हो सकता है ये आपकी फाइल आगे बढ़ाए, वरना आप जैसे इंटरव्यू देने वाले रोज आते हैं और यहीं से लौट जाते हैं। इसे बात बड़ी अजीब लगी कि भाई कंपनी इतनी अच्छी और स्टार्टिंग में जैसे मिलना है वही आदमी बेईमान है, क्या करें अब, होते हैं। उसने उस बेईमान का इंतज़ार किया बाहर। जब वो बाहर आया तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि सर प्लीज़ मेरी फ़ाइल आगे करवा दीजिए और इंटरव्यू थोड़ा। उसने कहा कि भाई साहब जब मुझे ही सब कुछ सही नहीं लगा तो मैं आगे फ़ाइल कैसे पहुंचा सकता हूं। तो राहुल ने कहा मैं आपकी मदद कर सकता हूं। ये आदमी एकदम मुस्कुरा गया कि समझदार दिखते हो, कैसे करोगे और कितनी मदद कर सकते हो? इसने कहा आप बताइए। इसने जो अमाउंट बोली, इसकी 6 महीने की तनख्वाह नहीं है, ये कैसे देगा? इसने कहा सर मैं इतने सारे पैसे तो नहीं है, अपने घर वालों से मांग लो। नहीं मेरे घर में कोई नहीं है। अच्छा तो घर तो होगा? हाँ घर तो है। मतलब? तो घर से मांग लो, मतलब कि घर को बेच दो। और उसने कहा अरे नहीं साहब गांव में है मकान, और तो अब तुम गांव से यहाँ पे डेली आओगे क्या? नहीं नहीं मैं तो यहीं रहता हूँ, बस गांव का मकान खाली है। अब खाली है तो निकाल दो। बात इसे सही लग रही थी राहुल को। राहुल ने कहा कि सर आप कह तो ठीक रहे हो, लेकिन एकदम से तो ये काम नहीं हो पाएगा, आप मेरा जॉब करवा दीजिए, मैं धीरे धीरे आपको पैसे दे दूंगा। उसने कहा साहब ये सब नहीं होता, इस शहर में प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। जो आप आज कह रहे हो इसे आज प्रूफ करो, आप कल पर डिपेंड नहीं रह सकते। आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, कतार लंबी है, घर जाओ। ऐसा बोल दिया। अब इसके सपने में यही चल रहा है कि जिया जी से पैसे मांगता हूँ तो शर्मिंदगी होगी, दीदी से पैसे मांगूंगा और वो बाई चांस ना दे पाई तो उन्हें भी बुरा लगेगा। बहुत सारी बातें इसके दिमाग में चल रही थी। आइडिया आया कि एक बार मनीष से पैसे मांग कर देखता हूँ, लेकिन फिर अपनी इंसल्ट हो जाएगी कि मैं शहर में कुछ बनने आया था, उससे ज़्यादा कमाने आया था, डिपेंडेंट हो गया मैं किसी पर, ऐसा लगेगा। नहीं मांग सकता किसी से भी। ऑफिस में जो इसका कलीग है, मतलब जिसके साथ ये रूम शेयर करता है, उससे भी पैसे नहीं मांग सकता। भाई जान पहचान 6-7 महीने की, और ऐसे में इतनी बड़ी रकम कैसे, और वो भी कहाँ से ला कर देगा? बस घर का ही दिमाग में आ रहा था कि घर को बेच देता हूँ तो ज़्यादा बेटर है। अब ये धीरे 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 करके 3-4 महीने और निकल गए। अब इसको इस कंपनी में 1 साल होने वाला था। इसके पैसे भी बढ़ने वाले थे, लेकिन दिमाग में यही आ रहा था कि बड़ी कंपनी में लग जाऊं तो बड़ा पैसा कमाऊंगा। मनीष को फ़ोन करा और ये कहता है कि भाई मैं ना अपने मकान को बेचने के मूड में चल रहा हूँ। उसने कहा कि भाई अभी तेरे मकान की ही बात करनी थी, लेकिन फिर कभी करेंगे, क्योंकि तू इन चीज़ों को मानता नहीं है। 1 मिनट, किन चीज़ों को नहीं मानता?
अच्छा अच्छा, अभी मैं जा रहा हूँ ज़रा, घर पर कोई आया हुआ है। कौन आया? सब कुछ ठीक तो है? अरे लड़के वाले आए हैं, दीदी की बात चल रही है अंदर। अच्छा अच्छा, ठीक है, मुझे बताइए कैसा हुआ। उसने कहा सही है भाई। मनीष ने राहुल को फ़ोन करा आधे घंटे बाद कि भाई शादी तय हो गई है और 1 महीने बाद शादी है। 5 तारीख की शादी तय हुई है, तुझे 1 तारीख को आना है। इसने कहा बिल्कुल आऊँगा भाई। और ये भूल गया अपना जॉब, करियर, मकान बेचना सब भूल गया। वही दीदी की शादी है और खूब धूमधाम से करनी है। इसके पास जो पैसे जमा थे, इसने वो सारे पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए कि मुझे दीदी के लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट लेना है। सोच ही रहा था तभी इसकी बड़ी दीदी का फ़ोन आया। कहाँ पर है बेटा? दीदी बस ऑफिस से निकला था। अच्छा सुन, तुझे पता चला कि मनीष की बड़ी बहन की शादी तय हो रही है? हाँ मुझे पता है, 5 तारीख की शादी है और मैं 1 को पहुंच जाऊंगा। अच्छा, हम दोनों ने डिसाइड किया है, मैंने और छोटी गुड़िया ने, हम उसे गोल्ड का एक सेट दे रहे हैं और तू प्लीज़ गोल्ड का कुछ मत लियो। अब इसके दिमाग में था कि मैं गोल्ड की या तो रिंग, झुमके या चेन वगैरह कुछ दूंगा। इसने कहा दीदी आपने कंफ्यूज कर दिया, मेरे पास तो आइडिया यही था कि गोल्ड की मैं ये सब कुछ दे सकता था दीदी को। हाँ हमने इसीलिए तेरे को फ़ोन किया, हम जानते हैं तेरी बहन है, ठीक है, तो तू गोल्ड के अलावा कोई चीज़ देखियो या पैसे से मदद करना। भाई शादी ब्याह में पैसा तो लगता ही है। हाँ ये बात आप ठीक कह रहे हो, मैं बात करता हूँ मनीष से। इसने इतना कहा और फ़ोन रख दिया। मनीष और मनीष के घर वाले पूरे गांव के आगे ना हाथ फैलाए घूम रहे थे कि शादी तय हो गई है बिटिया की, लेकिन हमारे पास अभी पैसों की व्यवस्था नहीं है, कोई मदद कर दो। भाई सब किसी ने अठन्नी से मदद नहीं करी। कहने को तो गांव में भी लोग एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन ये कैसा गांव था मुझे नहीं पता। उन्होंने 1 रुपया से मदद नहीं करी किसी ने भी। परिवार बहुत परेशान, क्योंकि लड़के वालों ने क्या बोलूँ आपको, थोड़ा जानते ही हो आप, हमारे लड़के ने ये MBBS कर लिया है, B.Ed कर लिया है, MBBA कर लिया है, तो जो किया है उसका भुगतान लड़की वालों से ही लेंगे। हैं हमारे लड़के ने इतनी पढ़ाई कर दी, क्यों कर दी? इससे तो घर पे ही बिठा लेते, भीख मांगनी। खैर छोड़ो। होता क्या है, राहुल ने मनीष को तकरीबन रात 9 बजे फ़ोन किया कि भाई कुछ पैसों की व्यवस्था करनी हो तो मुझे बता, मेरे पास सेविंग है। वो एकदम रो गया लड़का। तुझे किसने कहा? क्या गांव से किसी का फ़ोन आ गया था क्या? नहीं भाई, क्या हुआ बता ना, सब कुछ ठीक तो है? शादी हो रही है ना? हाँ शादी तो हो रही है, बस भाई कैसे कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे हम दोनों भाई हैं, कोई दोस्त नहीं है, खुल के बोल। उसने कहा पैसों की व्यवस्था करने के लिए ही हम जब से शादी तय हुई है तब से पूरे गांव में भटक रहे हैं, कहीं से कोई व्यवस्था नहीं हो रही यार। तो उसने कहा जितने पैसे मेरे पास हैं उसमें व्यवस्था हो जाएगी। कितने चाहिए तुझे? उसने कोई रकम बोली, इतने वास्तव में इसके पास भी नहीं थे राहुल के, लेकिन राहुल ने वादा कर दिया कि पक्का दीदी की शादी वैसे ही होगी जैसे तू चाह रहा है और जैसे लड़के वाले चाह रहे हैं, धूमधाम से होगी, कोई टेंशन मत ले। और हाँ मैं एक बात पूछ रहा था, मेरे मकान का कोई कस्टमर होना तो बताइयो। उसने कहा उसकी बात अभी मत कर, अच्छे खासे शुभ मुहूर्त में ऐसी मनहूस बातें नहीं करनी चाहिए। 1 मिनट, ये प्रॉपर्टी का खरीदना बेचना मनहूस कैसे हो सकता है भाई? क्या बोल रहा है? नहीं मैं सभी प्रॉपर्टी की नहीं, सिर्फ तेरे मकान के बारे में बात कर रहा हूँ। तुझे कुछ पता है अपने मकान के बारे में? अरे यार मेरे को तू कंफ्यूज मत कर, सीधा सीधा बोलना क्या हुआ। कहता तेरे मकान पर ऐसा लोगों का कहना है कि किसी प्रेत ने कब्जा कर लिया है। ये बहुत देर तक हंसता रहा। भाई मैं तभी कहता हूँ कि गांव से थोड़ा बाहर आओ। भूत प्रेत ने कब्जा कर लिया, कैसी बातें कर रहा है? मजाक चल रहा है क्या? उसने कहा मजाक नहीं चल रहा, ये बात सच है। और अभी कुछ समय पहले बात हो रही थी कि तेरे घर के बाहर गेट पर बंधन किया जाएगा, कीला बनाया जाएगा। 1 मिनट, मेरे घर पर क्या किया जाएगा? अरे जिसकी वजह से वो जो भूत प्रेत है ना, वो बाहर आकर गांव वालों को परेशान ना करें, ऐसा कीला वगैरह बनाने की बात है। भाई तू मेरे मकान के बारे में बात कर रहा है ये सारी, और मुझे पता ही नहीं है, दीदी को पता है, किसी को नहीं पता, और अभी सिर्फ इस बारे में बात हो रही है। तू परेशान मत हो, कोई भी बात होगी मैं तुझे बताऊंगा। परेशान नहीं हूँ, ऐसा कैसे काम चलेगा भाई? क्या बोल रहा है तू? मैं छुट्टी लेता हूँ ऑफिस से और आता हूँ। उसने कहा अभी आने की ज़रूरत नहीं है, फिर तू दोबारा भी आएगा दीदी की शादी में, तभी आकर देख लियो। उसने कहा चल ठीक है। अब इसे ये बात ना सता रही थी, टेंशन होने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है, क्या बोल रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है। सपने में ऐसे कुछ डरावने चेहरे दिखने लग गए थे।
ये बात करने के बाद ही इसे कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें दिखने लग गई थी। डर जाता था तो सुबह मंदिर चला जाता था बाबा के सामने, लेकिन अब ये मंदिर में जाकर पहले जैसे बैठ गया, हनुमान चालीसा कर ली, प्रसाद लिया, बाटा, खाया, सब कुछ करता था, अब नहीं। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इसने मंदिर की सीढ़ी चढ़नी ही बंद कर दी। मन बदलने लग गया। जिसने कभी नॉनवेज छुआ नहीं वो खाने लग गया। सिर्फ अभी बात हुई थी, ये उस घर गया भी नहीं है। पता नहीं ऐसे कैसे हो रहा था। ये 28 तारीख को ही अपने गांव आ गया। शादी 5 तारीख की थी, इसे 1 तारीख को आना था, लेकिन ये 28 तारीख को गांव आ गया। 30 तारीख की अमावस्या थी, ठीक है। ध्यान से सुनना ये बात जो मैं बता रहा हूँ। जब ये गांव आया तो सबसे पहले मनीष के घर ही गया। अपने घर जाना बनता ही नहीं था, क्योंकि जो इसने बाहर ताला भी लगाया था उसकी भी चाबी मनीष के घर ही छोड़ाया था। और अपने घर आने का मेन 2 वजह था। एक तो ये जो सब बोल रहे हैं ये भी देख लूँगा क्या नौटंकी है, और दूसरा कि अगर कोई इसका ग्राहक होगा तो सस्ते मंदे में बेच बाच के घर आ जाएंगे, मतलब फिर बड़ी कंपनी में पैसे देने हैं ना। जब ये मनीष के घर आया तो यहाँ भीड़ लग रही थी। इसे थोड़ा अजीब लगा कि किसी घर पे इस तरह से, क्योंकि सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि कुछ अशुभ या अनहोनी ना हो गई हो। जब ये आ रहा था सब लोग जगह बना रहे थे। अरे अरे राहुल आ गया, राहुल आ गया, राहुल आ गया। मनीष ने जैसे इसे देखा वो भाग कर आया, गले लगा कि भाई मैं बस तुझे फ़ोन करना ही वाला था। 1 मिनट, क्या हुआ? कल तेरे घर पर जो वो प्रेत है ना, वो बहुत लोगों को परेशान कर रहा था, तो कीला बन गया है। बस अब पंडित जी और मौलवी ये बैठे हैं और कह रहे हैं कि अमावस्या के बाद उस पर परमानेंट कीला बना दिया जाएगा। 1 मिनट भाई, ये सारी भीड़ मेरे मकान की वजह से है? हाँ, तेरा वो अभी तक भूत प्रेत वाला चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ क्या? और ये हाँ जी नमस्कार, राम राम, आप दोनों मेरे घर पर क्या कीला और क्या कर रहे हो आप? मेरे से परमिशन लिया है क्या? दीदी से परमिशन लिया? मनीष क्या हो रहा है ये मेरे घर पे? राहुल देख 1 मिनट, बैठ जा। अरे बैठने वाली बात नहीं है यार, चाबी दे मकान की। अरे भाई सुन 1 मिनट, हमने उस पर कीला बनवाया है और उसे खोल नहीं सकते। अरे चुप रहे यार, बहुत हो गया। दीदी आप प्लीज़ चाबी दो घर की। देख बेटा, तू बात समझ, बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई हैं और लोगों को दिक्कतें होने लग गई हैं। उस जगह से निकलना ही शाम 7 बजे के बाद बहुत भयंकर होता है। ऐसी ऐसी चीज़ें लोगों ने देखी हैं, मैं तुझे कैसे समझाऊं? आप चाबी दो। चाबी लेता है और चल देता है। सब लोग रोकते हैं, पंडित, मौलवी, गांव के लोग, सब लोग रोकते हैं। इसका हाथ पकड़ लेते हैं, इसके ताऊ जी हाथ छुड़ाता है और कहता है कि प्लीज़ मेरे और मकान के बीच में कोई मत, ज़्यादा किसी को हमारी सोचने की ज़रूरत है नहीं। और सोचना ही था तो गांव इतना जो मिलकर कर रहा है, दीदी की शादी है, इसमें कुछ अपनी तरफ से योगदान कर देते हैं, तब शर्म आ जाती है। यहाँ पर आ गए भूत प्रेत पर लेक्चर देने, हटो। और सारे जने चुप रह गए। इसने बात ऐसे बोल दी। अभी अपने घर पर आया तो देखता क्या है कि वहाँ तमाम सिंदूर वगैरह, नींबू वगैरह और पता नहीं क्या क्या चीज़ें रखी हैं। वो बड़ा सा ताला लग रहा है और गेट पर भी कुछ चीज़ें बंधी हुई हैं। इसने सब कुछ हटा दिया। पंडित, मौलवी, गांव के लोग, सब लोग पीछे खड़े होकर दूर से देख रहे थे और सब ये बोल रहे थे इसके साथ बहुत भयानक और बुरा होने वाला है, इसके घर वालों को बुला लो। अब घर में कोई हो तो बुलाओ। दोनों दीदी अपने ससुराल है, ऐसे फ़ोन करके थोड़ी ना बता सकते हैं। मनीष बार बार इसे रोक रहा है, लेकिन राहुल रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने गेट खोला और अंदर जाने लगा। बहुत बड़ा एक खाली मैदान सा है, उसके बाद इसका घर आता था। इसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मनीष की तरफ देखता है। राहुल मनीष की तरफ देखता है और कहता है कि ये अंदर भी आए थे? तो मौलवी और पंडित दोनों ने कहा कि नहीं, आपके मकान में अंदर कोई नहीं आया, क्योंकि ऐसे श्रापित में अंदर जाना ही नहीं चाहिए। उसने कहा अंदर नहीं जाना, तो ये सब क्या है? ये क्या कर रखा है? अंदर आओ जरा देखो। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन मनीष आया। मनीष ने दरवाज़ा खोलकर जब देखा तो ये भी थोड़ा हैरान रह गया कि ये क्या हुआ। आप 1 मिनट अंदर आइए ना सब लोग। अब सब लोग डरते हुए आए। देखते क्या है तो वहाँ अंदर वाले कमरे पर कुछ चीज़ें बनी हुई थी, जैसे कोई साधना कर रहा हो या तंत्र वगैरह कर रहा हो, और एक दिया जल रहा था जिसके अंदर ना तेल था ना घी था। और जैसे ही ये लोग देख रहे थे, बहुत लोगों ने मतलब देखा, वो एकदम बुझ गया। बुझने के बाद बाहर का जो गेट है वो एकदम धड़ाक से पूरा और खुला। सबका ध्यान उधर गया। इनका ये कहना है कि उस दिए को 2 बार इन लोगों ने प्रज्वलित होते हुए देखा है। यहाँ अब कोई रुका नहीं, सब लोग उल्टे पैर भागते चले गए। इसे समझ नहीं आया कि एक तो मेरे घर में अंदर आ गए और अंदर आने के बाद ये सारी चीज़ें करी हैं,
और उल्टी सीधी बातें बनाकर मेरे घर के जो मैं पैसे सोच कर चल रहा था वो कम करा देंगे, और कुछ नहीं। नौटंकी है ये। मनीष ने राहुल का हाथ पकड़ा और कहता है कि बस अब घर से बाहर आ। उसने कहा ऐसा है भाई, अभी मुझे घर की साफ़ सफाई करनी है, इसमें रंगाई पुताई करूँगा, और मैं यहाँ जब तक शादी है दीदी की तब तक रुकूंगा। भाई तू यहाँ नहीं रुक सकता, समझा कर यहाँ से चल। उसने कहा अरे मैं जाऊँगा ही नहीं कहीं, मैं अपने घर नहीं आ सकता क्या, मेरा घर है। अब जैसे ये हंसा, मेरा घर है, मेरा घर है। पंडित और मौलवी दोनों जो थे वो मनीष को बोलते हैं कि बेटा इसके साथ हवा लग चुकी है, बाहर चलो। इसे लेकर बाहर आए। ये अंदर ही यहीं इसी कमरे में खड़ा हुआ है। सब चले जाओ यहाँ से, मैं अपने घर पे रहूँगा, ये मेरा घर है। और बार बार कुछ ऐसा बोला। जो पंडित और मौलवी हैं वापस आते हैं, इससे कुछ चीज़ पूछते हैं। जो ये जवाब देता है, ऐसा पॉसिबल था नहीं कि ये जवाब दे दे। इसने बताया कि मैं 113 साल 114 साल से यहीं पर हूँ, ठीक है। इससे पहले जो परिवार रहता था उस घर के बारे में सब कुछ बता दिया और कह दिया कि उनके जब जन्म हुआ किसी का, ठीक है, उसके साथ में आया हूँ, पानी से आया हूँ और मिठाई पे बैठा हूँ, कुछ ऐसा सा बोला। अब कैसे क्या चीज़, लेकिन पंडित मौलवी दोनों समझ गए क्या बताया जा रहा है। एक तरह से बात खुल गई थी कि ये जिन्न है, इसके लिए कुछ पाठ करना पड़ेगा, और उन्होंने अपनी दुआएं वगैरह करी, लेकिन इस पर कोई चीज़ असर नहीं कर रही थी। ये मानो कि वो भोग लगने वाला था, समझ रहे हो। ये जिन्न इसे छोड़ने वाला नहीं था, इसके साथ बहुत बुरा होने वाला था। मनीष और राहुल जैसे बचपन के मैंने बताया कि बहुत खास दोस्त थे, तो ऐसे में जो मनीष है वो वापस नहीं जाना चाहता था कि मैं अकेले इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। वापस ये घर के अंदर आया, उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ लेकर चलने लगा। बाहर आ मेरे साथ, जो भी करना है तुझे, बात करनी है ना, उल्टा सीधा बोलना है या मुझे गाली देना, कुछ भी करना है तू बाहर कर, इस घर से बाहर आ। जब उसे लेकर ये इस तरह से जा रहा था ना, तो बीच में थोड़ा सा पानी पड़ा था। पानी मतलब ऐसा कि गड्ढे में कोई पानी सा था, तो उसमें शैडो बन रही थी, परछाई बनी, इसकी तो बनी, लेकिन इसने जिसका हाथ पकड़ रखा अपने दोस्त का, उसकी नहीं बनी। बार बार ये पानी की तरफ और उस तरफ देख रहा है। वो फिर हंसने लगा। तेरा दोस्त तो मेरे पैर के नीचे बैठा हुआ है, मैं नहीं दिखा तुझे, अरे मैं नहीं दिखा तुझे। इसका हाथ छूटा और ये भागता हुआ घर से बाहर आया। दीदी को फ़ोन करना पड़ेगा, इसके साथ दिक्कत हो गई है। अब इसने बाहर आकर फ़ोन करने का सोचा था, लेकिन गांव के किसी लोग ने कह दिया कि देखो ऐसा है, ससुराल में ये सारी बातें कहोगे ना तो इसके लिए हमेशा की उनकी सोच बदल जाएगी, लड़का ठीक हो जाएगा तब भी। जो पंडित और मौलवी हैं वो कहते हैं कि इस लड़के को घर से बाहर लाना ज़रूरी है, ठीक है, वरना इसके साथ समस्या जो हो रही है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। राहुल कमरे के अंदर ही बैठा था, दरवाज़ा बंद कर लिया। गांव के कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी आगे नहीं आ रहा था कि भैया हम इन चीज़ों में नहीं आ सकते, हमारा भैया घर परिवार है, हम क्यों किसी के चक्कर में अपनी परेशानी बढ़ा लें। कोई मदद को नहीं आया। अब ये जो पंडित और मौलवी हैं, इन्होंने ना जाने कौन सी सिद्धि, कौन सी विद्या, कौन सी दुआ, क्या चीज़ पढ़ी, क्या करा, इन दोनों के दिमाग में या एक आंसर आया कि इसे आप जिंदा नहीं ले जा पाओगे। मतलब जो लड़का अंदर चला गया है, ये भेंट तो लग गया उसकी, अब ये जिंदा नहीं आएगा। और ये चीज़ पंडित मौलवी ने एक साथ बोली कि अब ये 4 कांधों पे ही आएगा। ये बात सुनते के साथ ही इसका दोस्त एकदम रोने लग गया कि कुछ भी करके आप इसे ठीक करो, ये तो मतलब भाई जैसा है मेरा, इसको ठीक कर दो किसी भी तरह से, कुछ भी करके। अब ये अंदर गए, इन दोनों ने अपने साथ अपने को शिष्य लिए, ठीक है, मौलवी ने भी, पंडित ने भी। उसके चारों तरफ बैठते हैं, सभी लोग अपनी अपनी क्रिया करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो एक चीज़ इसके मुंह के द्वार से जब इसने मुंह खोला तो कोई चीज़, ये कहते हैं कि धुआं सा बना, उसमें एक बड़ा सा चेहरा था और उसने कहा था कि 4 कंधों पे जाएगा ये, और किसी तरीके से लेकर नहीं जा सकते इसे बाहर, और ये मेरा घर है, यहाँ से मैं कहीं नहीं जाने वाला। आपको पता है, कंधे पर लाना, कंधे पर ले जाना, अगर हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाए तो आप जानते ही हैं, वो यात्रा मुक्ति द्वार तक के लिए होती है जो,
कोई गांव का राजी ना हो। ये 3 जने तैयार थे, पंडित, मौलवी और राहुल का दोस्त मनीष। चौथा आदमी ना तैयार हो। गांव के लोग थे, सब पीछे हट गए। और जो मौलवी और पंडित जी के साथ इनके असिस्टेंट जो आए थे, वो कंधा दे नहीं सकते थे। कोई होगा उनका मतलब क्राइटेरिया जिसकी वजह से नहीं कर सकते थे। गांव का कोई आदमी चाहिए, कोई नहीं राजी हुआ। तो इन्होंने एक आर्टिफिशियल छोटी सैया बनाई, ठीक है, और 4 कांधों की जगह इन्होंने 4 पुतले बनाए। उसके कंधे पे रखकर हाथों पे इस तरह से गेट के बाहर लाए हैं, और इनके पीछे पीछे जैसे जानवर चलता है इस तरह से चलता हुआ वो आ गया बाहर घर के। घर बंद किया, किसको बोलूं मैं, राहुल आ गया, ठीक है। और मनीष से बोला था कि जैसे ही ये घर के बाहर आएगा तो इसके सिर पे से थोड़े से आपको कैंची से इस तरह से बाल काटने हैं। जैसे ही वो घर के बाहर आया, इसके थोड़े से बाल काटे गए, और वो जो पंडित और मौलवी ने अपनी क्रिया करनी शुरू की, उसके बाद ये थोड़ा नॉर्मल हुआ। इसको ठीक करने के लिए इसे मिट्टी में धड़ तक के लिए रखना था, मतलब पेट के नीचे का सारा हिस्सा मिट्टी में दबेगा और ये ऊपर बिना कपड़ों के रहेगा। इसके गले में कुछ चीज़ें पहनाई जाएंगी और इसके माध्यम से किसी को प्रसन्न करके उस घर से जुड़ी कोई चीज़ देनी पड़ेगी। आप समझ रहे हो ना कहानी? जैसे इन्होंने जो बताई वही समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, मुझसे कोई चीज़ मिस ना हो, इसीलिए यहाँ मेरे पास लैपटॉप रखा है और उसी में चीज़ें धीरे धीरे ऊपर होती रहती हैं, तो मैं आपको बताता रहता हूँ। ये लड़का तकरीबन 6-7 घंटे की पूजा के बाद ठीक हुआ, लेकिन एक कंडीशन थी। 17 महीने तक इसको इस घर पे 17 महीने तक इस घर पर आकर इसको कुछ वजन के, यानी 1 किलो 2 किलो मानकर चलो, कुछ बताशे घर के सामने छोड़कर जाने हैं। दीदी की शादी हुई, यहाँ से ये अपने ऑफिस आया। दोनों बड़ी दीदी जो हैं इससे वो मिलने आई, ये ठीक है देखने आई। और 17 महीने तक ये दोनों बहनें और भाई, बहनों को तो खैर उसके घर पर रोक देता था कि मेरे साथ मत आओ, आप मनीष के घर पर रुको। और मनीष और ये राहुल दोनों अपने घर आते थे, रखते थे और चले जाते थे। इनका ये कहना है कि वैसे घर पे कोई हलचल नहीं दिखती थी, लेकिन जब वो मैं थैला रखता था तो हाँ, सामने वाले कमरे में कोई बैठा हुआ है, कोई खड़ा हुआ है, कोई झांक रहा है, ऐसा दिखता था। वो क्या चीज़ है नहीं पता। उस घर का खरीदार 6 साल तक कोई नहीं मिला, बड़ी कंपनी में जॉब नहीं लगी। धीरे धीरे करके इस दर्द से या इस डर से बाहर आया, और जब ये इन चीज़ों से, ये जो इसने 17 महीने किया उसके बाद बाहर आया, तब कहता है कि मुझे दोबारा से ईश्वर भक्ति में विश्वास होने लग गया, उनकी तरफ झुकाव होने लग गया, और जो मैंने बीच में नॉनवेज खाया सब छूट गया। कैसे पता नहीं। अब ये ठीक है। घर आज भी बिका नहीं है। लोगों का ये कहना है कि जिसने भी उस घर की तरफ देखा या कोशिश करी उसे खरीदने की, तो उसके घर से एक सदस्य कम हो जाता है। तो इसलिए अब कोई उसके पेपर देखने का भी रिस्क नहीं लेता। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।